बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन कामरान, और हमारे साथ जो आज सामीन हैं वो FM सुनो 96 डीजी खान से रुझान, राजनपुर, फाजिलपुर, मोहम्मदपुर, जामपुर से लेकर कोटशुटा, सखी सरवर, रकनी, फोर्ट मंडू, तौसा, वहुआ से लेकर डेरा गाजी खान के सामीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो हैं राना मोहम्मद तारिक इकबाल साहब। आप यहाँ पर पेस्टिसाइड में पिछले 20 साल से इंतहाई एक्सपीरियंस आदमी हैं, जो मुख्तलिफ़ जो यहाँ पर काश्त होती है कपास की या चावल की, उसके बेहतरीन माशाल्लाह सीनियर तरीन एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, और यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों को। पहले भी आप माशाल्लाह एक टॉप की कंपनी में थे, अब भी माशाल्लाह एक पेस्टिसाइड की बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, और आजकल जो इनका एक्सपीरियंस है वो हम भी इनसे शेयर करते हैं और पूरा तारुफ भी इनसे लेंगे इनका और इनके तजर्बे का। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ मध्यम है आपकी। अच्छा, अब ये मैं आवाज़ ठीक करूँ थोड़ी सी। जी, अब आवाज़ आ रही है सर? जी, अब बेहतर है कुछ। जी राना साहब, आप माशाल्लाह अपना पूरा तारुफ करवाएं। FM सोनो में आपको 96 FM सोनो में आपको वेलकम। आप हमारे सामीन आपको सुन रहे हैं राजनपुर से लेके तौसा, वावा, रुझान से लेके रकनी, बारखान और डीजी खान के सामीन आपके साथ हैं। वो आपका पूरा तारुफ सुनना चाहते हैं सर, आपकी तालीमी कैरियर और आपका माशाल्लाह कहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की और कहाँ कहाँ आपने तजर्बा हासिल किया, और इस वक्त आप हमारे इलाके में क्या सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आपके इदारे का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका मुहैया किया। जी जी माशाल्लाह। मेरा नाम राना तारिक इकबाल है। मैं डीजी खान शहर से प्रॉपरली मेरा ताल्लुक़ है। मैंने ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से एक सब्जेक्ट में जिसको हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, यानी जो बीजों और उनकी फसलों से मुतल्लिक एक डिग्री है माशाल्लाह। और मैंने आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह। और उसके बाद मैं पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के साथ अटैच हो गया और मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर एक अच्छे बड़े मल्टीनेशनल इदारे से स्टार्ट लिया और सन ईयर 2000 एंड 2001 से टिल नाउ, यानी अब तक मैं इसी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के साथ ही रिलेटेड हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका दिया। मैंने अच्छे मल्टीनेशनल और नेशनल इदारों में सर्व किया, सीनियर लेवल पर सर्व किया और अपने इलाके में मियाँ वाली का जो आखिरी तहसील है ईसा खेल से लेकर रहीम यार खान सादकाबाद सिंध की आखिरी कोट सब्जल तक के एरियाज में मुझे मौका मिला कि मैंने वहाँ के काश्तकार भाइयों को फील्ड सर्विसेज और पेस्टिसाइड से मुतल्लिक मालूमात और खिदमात पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ये जी जी बताएं। जी सर, जो भी मेजर क्रॉप्स इन एरियाज के अंदर आती हैं, जो हमारे इस तरह की वसेब का कह लें या जनूबी पंजाब इसको आप समझ लें, इसमें लिया भी आ जाता है, बखर, मियाँ वाली, डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, जाहिर भी, इसमें शुगर केन यानी गन्ना, कपास, चावल, गंदुम, मेजर क्रॉप्स, इनकी होने वाली पैदावार के हवाले से मसाइल, इनके अटैक करने वाले बीमारियाँ कीड़ों की सूरत में या बीमारियों की सूरत में, उनके तदारुक और उनके लिए कीमियाई जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट और एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फार्मर को इसके अलावा क्या कुछ करना चाहिए वो सब कुछ ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया पढ़ाया बल्कि भरपूर कोशिश की कि इसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे उनकी पैदावार में इजाफे की। बहुत शानदार माशाल्लाह, आपने पूरे वसेब में काम किया है। राना साहब, इसकी कोई वो स्टेप बाय स्टेप वो कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो काटन क्वीन के नाम से हमारा वसेब जाना जाता है डेरा गाजी खान डिवीज़न ख़ास तौर पे, और जो पाकिस्तान का एक यहाँ फिगर हमें पता है वो 56.8 लाख एकड़ पर कपास काश्त की जाती है,
और हमारा जो पैदावारी हदफ है वो 1,50,00,000 गांठें हैं, लेकिन जो हमारी पैदावार हो रही है वो है 83 लाख के करीब हैं गांठें इसकी। ये हमारा मुल्क की ज़रूरत से तकरीबन 1,20,00,000 गांठें तो हमें ज़रूर चाहिए, लेकिन हमें उसके बावजूद भी वहाँ से बाहर से कॉटन मंगवानी पड़ती है। अब मसनूई फ़ाइबर, मसनूई कपास के कारखाने भी हमने लगाए हुए हैं बनाने के लिए। हमारा जो आज आपके साथ डिस्कशन है, एक तो ये कि कपास और इसके मुस्तकबिल पर बातचीत करनी है आपसे, और कपास के जो मसाइल हैं उनका बर वक्त इलाज है, और इसकी पैदावार जो कम से कम होती जा रही है उसकी रीज़न्स क्या है? असल में क्या बात है कि कपास की काश्त को हम इतना नहीं बना सके कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, बल्कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और वो जो मसनूई आप जी बिल्कुल आपने सही फरमाया सर कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी बहुत सारी मेजर अजनास में और चीज़ों के अंदर ना सिर्फ डेफिशिएंसी में है बल्कि इसको इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है बिल्कुल, जो कि हम क्लेम करते हैं, और ऐसा है भी सही कि 70% से ज़्यादा पाकिस्तान की रूरल यही आबादी है और जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ ही ताल्लुक है। और पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज का भी इनडायरेक्टली जो ताल्लुक है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इनपुट से ही है। इन तमाम हकाइक और अल्लाह ताला की नवाज़शों के बावजूद, नवाज़शों से मुराद यहाँ पे चारों मौसम अवेलेबल हैं, यहाँ पे नहरी पानी, दुनिया का एक बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है, यहाँ पर बेहतरीन एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, यहाँ पे हर किस्म की वो ज़राअत को परवान चढ़ाने के लिए लवाजमात मौजूद हैं, कुदरत की तरफ से भी और एक साइंस की तरफ से भी, जो एक मुल्क को किसी भी सफ़े अव्वल के मुल्कों में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के बावजूद नुकसान में ही हैं। बिल्कुल। मैं शुरू करूंगा कि पाकिस्तान में किसी भी एग्रीकल्चर की बुनियाद उसका बीज होता है। बिल्कुल जब तक आपके पास एक क्वालिटी सीड अवेलेबल ना हो, आप किसी भी फसल की अच्छी पैदावार क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक अच्छे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, अच्छे रिसर्च सेंटर्स होने के बावजूद बदकिस्मती से कि हम मेजर क्रॉप्स, जिनको हम मेजर क्रॉप्स कहते हैं, वो क्रॉप कैश क्रॉप्स जिससे पर हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेस कर दी होती है, जैसे कॉटन है या वीट है या राइस है या शुगर केन है, हम इनकी कोई ऐसी प्रोमिनेंट वैरायटीज नहीं बना सके आज तक जिसको बुनियाद बना के एक फार्मर बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सके। बिल्कुल सही। एनुअली हम करोड़ों रुपए की सूरत में फंड्स का अखराजात करते हैं इस रिसर्च के ऊपर, लेकिन उस रिसर्च की जो आउटकम है वो ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पे आपने सही निशानदेही की। कॉटन के हवाले से हम पहले दुनिया के 5 ममालिक में हमारा शुमार होता था। पाकिस्तान की कॉटन को कॉटन क्वीन का नाम दिया जाता था। हमारे कॉटन का लेंट, उसकी लेंट परसेंटेज, उसकी क्वालिटी, फाइबर ये दुनिया के अंदर माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब बदकिस्मती का हाल ये है कि पिछले 5-6 साल से हम जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बेल से हम इस वक्त 40-50 लाख बेल्स पर आए, और अब लगता है उससे भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि कॉटन का एरिया जो काश्त एरिया था वो काफी हद तक मुसलसल नुकसान होने की वजह से, बारिशों की वजह से, एक्स्ट्रा बारिशें, फ्लड अफेक्टेड एरिया और इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह कुछ वो भी है। ये तो नेचुरल डिजास्टर हैं सर। नेचुरल डिजास्टर अमूमी तौर पे हमारे इख्तियार में नहीं होते, उनके हम नुकसानात को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। मैं उन नुकसानात का अर्ज कर रहा हूँ सर जो हमारे इख्तियार में है, जैसे एक अच्छा बीज बनाएं। बिल्कुल सही। हम एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं, ज़राअत में जो इस्तेमाल होते हैं, उनको अच्छा बनाएं। हम फार्मर एडवाइजरी सर्विस को इतना बेहतर करें कि काश्तकार ज़हनी तौर पर तैयार हो और उसको मालूमात हो मुकम्मल, वो हर दफ़ा किसी पेस्टिसाइड के नुमाइंदे का मोहताज ना हो कि उसको क्या स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, कितना स्प्रे करना है। 70-80 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक हमारा फार्मर मेंटली तौर पे, मैं खसूसी तौर पे जिक्र कर रहा हूँ सर, ये अपने वसेब के काश्तकार की जो हमारे जनूबी पंजाब में है, इनकी नॉलेज का लेवल, इनकी इंफॉर्मेशन का लेवल अभी भी हमारे अपर पंजाब काश्तकार भाइयों से बहुत कम है, और इनकी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग हालांकि उनसे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ के बेतहाशा काश्तकार हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी वो काश्तकार कसमापुरसी की हालत में है, क्योंकि वो अपनी फसल से उतनी आमदनी ही नहीं कमा सक रहा जिससे उसकी एक अच्छी जिंदगी गुजर सर सके। वो हमारी मालूमात के बहुत मुताबिक जो 35 से 40 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ खर्च करता है, वो 50 मन फ़ी एकड़ की पैदावार भी नहीं उठा पा रहा। और बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जो मतलब काश्त के वक्त ना फास्फोरस, जिंक, पोटाशियम, इस तरह की यूरिया और खादों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि जब बूटा पैदा हो जाएगा, फल वगैरह पैदा हो जाएगा, इसका फूल वगैरह, तो उसके बाद खाद का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि चाहिए ये मेरे ख़्याल में कि काश्त के वक्त ही उसको मुनासिब खाद का इस्तेमाल और ज़मीन की जो एक तैयारी है वो पूरी करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? अवेयरनेस की कमी है, या काश्तकार की लापरवाही है, या हुकूमत की तरफ से ऐसे वसाइल नहीं दिए जा रहे, इनके पास मशीनरी नहीं है? क्या वजह कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, कॉटन क्वीन बनने के बावजूद भी हमारी ये सूरत हाल है कि स्प्रे करने में भी एक सही सलूशन नहीं बनाया जा रहा हमारे यहाँ अभी भी, पूरे वसेब में भी। और मेरे ख़्याल में हमारे इलाके की सूरत हाल इससे कुछ ज़्यादा ख़राब है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जैसे इंसान को जिस वक्त वो बीमार हो तो दवाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन खुराक की जरूरत उसे दिन में 3 दफा पड़ती है। 3 दफा पड़ती, बिल्कुल सही। इतना पौधा की एक जानदार चीज है, जब ये बीमार होता है तो उसको दवाई दें, लेकिन हम इसको खुराक नहीं देते। बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं हमारे वसीयत के अंदर, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक तो अवेयरनेस का शदीद फुकदान है। लोगों तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रसाई भी मुकम्मल नहीं है, और पेस्टिसाइड कंपनीज की भी रसाई वैसे नहीं है जैसे डोर टू डोर अगर कोई बंदा पहुंचकर किसी को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। बिल्कुल सही। और दूसरी कुछ तल्ख बात है, वो हमारे वसीयत के भाई कुछ तरक्की भी नहीं करना चाहते। उनको ये जुस्तजू और लगन की कमी कहीं महसूस होती है कि वो अपने अवेलेबल ज़रूरी रकबे से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा और इसके लिए उनको कितनी मेहनत दरकार है, उस मेहनत और शौक की भी कुछ कमी इधर महसूस होती है। अदरवाइज अल्लाह ताला ने यहाँ पे तमाम नेमतें मुहैया की हुई हैं। इसमें कुछ एग्रीकल्चर पॉलिसीज का भी एक फुकदान है गवर्नमेंट लेवल पे, जो हुकूमत की जानिब से जो है। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक शिशमाही नहरी यहाँ है, इतने बड़े वसीले के इलाके को 6 महीने के लिए नहरी निज़ाम के तहत पानी मुहैया किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बिल्कुल बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जो हमारे बाकी पाकिस्तान के स्पेशली पंजाब के अपर के एरियाज में जो 12 महीने नहर चलती है, वो यहाँ 4 से 5 माह या मैक्सिमम 6 माह भी बड़ी मुश्किल से चलती है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल वाटर, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन या रुकावट है, क्योंकि हमारे वसीयत के बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर वो इस काबिल नहीं है कि उसको हम इरिगेशन यानी आबादी के लिए यूज कर सकें। बिल्कुल। जब पानी नहीं होगा तो फिर किसी फसल का होना और फिर अच्छा होना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और उसके अलावा नो डाउट अब मुल्की हालात और इंटरनेशनल हालात जैसे जैसे तब्दील हुए, तो फर्टिलाइजर के अंदर और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये सारी इंपोर्ट रिलेटेड है, DAP हमारी सारी बाहर से आती है, पेस्टिसाइड टोटल बाहर से आती है, हम सिर्फ फार्मुलेट करते हैं पाकिस्तान में। इनकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बाग और छोटे काश्तकार के लिए तो वो अफोर्डेबल नहीं है। और जब एक काश्तकार फसल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा, यानी टाइम पे पानी, टाइम पर खाद और टाइम पर स्प्रे नहीं देगा, तो वो उसकी पैदावार भी उस तरह से नहीं उठा सकता। ये चंद अवामिल हैं जो एक रुकावट बने हुए हैं हमारे जनूबी पंजाब में स्पेशली अच्छी पैदावार के हसूल में। बिल्कुल सही। ये आजकल हमारे इलाके में एक मसला जो एक नेचुरल डिज़ास्टर के तौर पे आप बता रहे हैं, बारिशें भी ज़्यादा हुई और जो रोद गोई का पानी था उसने भी काफ़ी ज़्यादा हमारा इलाका मुतासिर किया। जहाँ पानी की ज़्यादा मिकदार आ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मतलब तालाब की सूरत बन जाए, वहाँ पर फसलों की क्या सूरत हाल है? कपास को किस तरह काश्तकार को बचाना चाहिए? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये। हमारे इस इलाके में, जिसको हम जनूबी पंजाब कहते हैं, या ये वसेब जो है, इसमें 3 मेजर क्रॉप्स ऐसी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद जब बारिशों का सीजन भी चला और फ्लड भी आया, वो एक उसमें राइस है जो हमारे तौसे से लेकर डीजी खान तक एक बड़ी मेजर क्रॉप है, चावल की फसल। डीजी खान
से ऑनवर्ड जामपुर और मोहम्मदपुर, राजनपुर, इन एरियाज के अंदर ज़्यादा क्रॉप है कॉटन। कॉटन, ठीक है। और फिर राजनपुर से आगे और रहीम यार खान की काफ़ी सारी बेल्ट में मेजर क्रॉप है शुगर के। अब मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि पानी और फ्लड का इन तीनों क्रॉप के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट है, सेम नहीं है। यही पानी अगर चावल की फसल में खड़ा है तो उतना खतरनाक नहीं है, अगर यही पानी कॉटन की फसल में खड़ा है, कपास में, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यही पानी अगर गन्ने में खड़ा है तब भी इतना ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होता। ठीक है। पानी का एक्सेस और लेस यानी ज्यादती और कमी दोनों ही फसलात के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। चावल की फसल के अंदर अगर पानी ठहर गया है या कपास में या गन्ने में, जरूरत से ज्यादा पानी को निकालना ही उसका हल है, जो उसको वहां से मशीनरी के जरिए या किसी कस्सी के जरिए वहां से निकालें और उस फसल में से उस पानी को कम करके किसी प्लाट के अंदर या किसी खड्डे के अंदर या किसी तालाब के अंदर शिफ्ट किया जाए। ये आसानी से काश्तकार कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो रोज कुही का पानी आया हमारे एरिया के अंदर, इसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दरियाई बेल्ट से कोई पानी नहीं आया। रोज कुही का पानी जो कि एक बड़ा पोटेंशियल वाटर जिसको हम कहते हैं, बहुत तेजी के साथ आता है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि ये जिस चीज से टकराता है ये उसको टकराने की वजह से डैमेज कर देता है। फिर इसका दूसरा इफेक्ट आता है कि जहाँ ये ठहरता है, क्योंकि ये पहाड़ से आ रहा होता है, ये पहाड़ की मिट्टी को एक बिल्कुल अपने अंदर मिक्स गदला और ये सारा बिल्कुल गाढ़ापन, बिल्कुल ये पानी से कम और कीचड़ ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। ये फसल के अंदर बिल्कुल एक, जैसे हम सराइकी में कहते हैं ना, लेपा दे दिया, ये लेपा दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस लेपे के बाद किसी फसल का सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं होता, अमूमी तौर पर फसलें मर जाती हैं। तो ऐसे इफेक्ट आए जो रोज कोई से डायरेक्ट इफेक्टी या डायरेक्ट कनेक्टेड एरिया से वहाँ की फसलों में नो डाउट एक अच्छा खासा हमारे काश्तकार भाई का नुकसान हुआ। इसकी रिहेबिलिटेशन जिसको हम कहते हैं ना, कि अगर खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल बन गई तो उससे अवॉइड कैसे करें, उससे बचें कैसे और उससे निकलें कैसे, जैसे आपका सवाल था। उसमें पहला हल हुई था कि पानी निकाला जाए वहाँ से जो इजाफी पानी है। दूसरे नंबर के, अगर फसल कुछ बच गई है तो उसके सर्वाइवल के लिए ऐसी फर्टिलाइजर और ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये एक नई कंसेप्ट है आजकल हमारे एरिया में, लिक्विड फर्टिलाइजर हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पौधा अपनी जिंदगी की बाजी ना हारे। बिल्कुल। जब पौधा जिंदा रहता है तो फिर वो फल भी उठाता है, फूल भी उठाता है, वो ग्रोथ भी करता है। तो उसको बचाने के लिए उसकी खुराक, यानी कि फर्टिलाइजर का मतलब खुराक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। उसको यूरिया खाद, उसको जिंक, उसको बोरान, इस किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ अप्लाई करके, ताकि वो अपनी बुनियादी जिंदगी को बचा ले और उस स्ट्रेस पीरियड से निकल जाए। और इस दौरान अगर कोई बीमारी अटैक कर जाए, बीमारी दो किस्म की होती है, कीड़े की सूरत में और जिसको हम बीमारी ही कहते हैं फंगस की सूरत में, उसके भी जरियात मौजूद हैं जो उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ताकि वो फसल या वो पौधा इन मौसमी असरात से और इन बीमारियों के असरात से महफूज रह जाए। चावल की फसल बड़ी जल्दी सर्वाइव कर जाती है सारी कंडीशन में। अगर कपास में एक्सेसिव वाटर खड़ा हो जाए तो उसका बचना अमूमी तौर पर बहुत बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और गन्ने की फसल जो कि एनुअल क्रॉप होती है, पूरा साल चलती है, तो वो भी तकरीबन सर्वाइव कर जाती है। हमारे पहाड़ी इलाकों के साथ मुल्हिका जो इलाके थे दामन के, बिल्कुल, जहाँ रोज कोई का पानी सबसे पहले आया, वहाँ पे मौजूद फसलात में नुकसान हुआ है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए मेजर लॉस नहीं हुआ। अच्छा, ये अगस्त का महीना अब शुरू है और जहाँ जहाँ पर भी कपास की फसलें हैं तो अगस्त के महीने से ही परवाना बनता है और सुंडियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं इसके शुरू में ही फसल पर जो है कपास की फसल पर स्प्रे वगैरह कर देने चाहिए ताकि आपके चितकबरी सुंडी है, अमेरिकन लश्करी सुंडी, इस तरह को कंट्रोल किया जा सके। क्या आजकल भी कोई इस तरह की बीमारी या सुंडी आ चुकी है जिसके लिए स्प्रे बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपकी कंपनी की जानिब से? हाँ जी, कंपनी हम टॉप्सन केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर मैं इस टाइम यहाँ पर। ये एक नेशनल लेवल का ग्रुप है और ऑल ओवर पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, माशाल्लाह। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगस्त का महीना कपास को ऐसे कहा जाता है सर कि ये एक सराइकी में जैसे कहते हैं पुत्र दा बाल है। बिल्कुल। जैसे
लड़के की परवरिश और नशोनुमा करनी पड़ती है बच्चे की, बिल्कुल कपास वैसे ही पालना पड़ता है। इसके हर महीने में इसकी काश्त यानी सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर महीने में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का अटैक होता है। आपने सही कहा, अगस्त के मंथ में फसल चूंकि मैच्योर हो रही होती है, बिल्कुल ठीक, उसके काफी ज्यादा फ्लावरिंग और टिंडे लग चुके होते हैं, तो इसमें दो किस्म के कीड़े होते हैं कपास के सर, एक रस चूसने वाले और कुतर के खाने वाले दूसरा, बिल्कुल सुंडी को जो कुतर के खा जाती है, कुतर के खाना, टिंडे की सुंडी। और सुंडी अगर कहते हैं टिंडे में घुस जाए एक दफ़ा तो उसके बाद पूरी फसल तबाह, उसके बाद आप कोई भी स्प्रे करें वो नहीं होता। आपको इसको पहले ही कंट्रोल करना पड़ेगा टिंडे में घुसने से पहले, कि अगर आप उसको कंट्रोल कर जाते हैं, जो हमारी मालूमात के, बाकी आप बेहतर एक्सपर्ट हैं, आप बताएं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसको। बिल्कुल जी बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी प्रिवेंटिव स्प्रे हमेशा यानी अटैक होने से पहले की स्प्रे का अफादियत अटैक होने के बाद वाले स्प्रे से बहुत ज्यादा होती है। और हमारी एग्रीकल्चर के अंदर हम एक कहते हैं ETL, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, वो रस चूसने वाला कीड़ा हो या कुतर के खाने वाली सुंडी हो, इनके ETL लेवल्स है बताया कि अगर सफेद मक्खी, मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि सबसेला एक अटैक करता है जो पत्ते से रस चूसता है कपास के, बिल्कुल सही। अगर ये एक भी मौजूद हो तो एग्रीकल्चर में रिकमेंडेशन है ज़राअत में कि आप स्प्रे मार दें, अगर एक पत्ते के ऊपर एक सबसेला भी बैठा हो। इसी तरह जो सुंडियां हैं, सफेद मक्खी है, वो भी इस तरह की उसमें जो है ट्रिप्स हैं जी, हर किसी का ETL लेवल डिफरेंट है, कोई 5 है, कोई 9 है, कोई 7 है, कि इतने अगर कीड़े आपको नजर आए एक पत्ते पे तो आप स्प्रे मार दें, साइंस ये कहती है। इसी तरह सुंडियों का इस मौसम के अंदर एक गुलाबी सुंडी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हमारे काश्तकार भाई इस सुंडी को बहुत ईजी लेते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान में मैदानी इलाकों में जहाँ जहाँ कपास लगती है बहुत नुकसान पहुंचाती है। गुलाबी सुंडी एक ऐसी सुंडी है सर जो जब अटैक कर दे टींडे के ऊपर तो पता भी नहीं लगता कि उसने अटैक किया हुआ है, क्योंकि वो जब टींडे के अंदर घुस जाती है तो एक ऐसा मादा छोड़ती है जिसकी वजह से वो सुराख बंद हो जाता है और पता नहीं लगता कि टींडे के अंदर सुंडी है। उस वक्त पता लगता है जब टींडा अंदर से गल जाता है, ना ये बीज को बनने देती है ना फुट्टी को बनने देती है, और फुट्टी की क्वालिटी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। बिल्कुल ठीक। और ये मौसम जो है सर्द रातें जैसे शुरू हो जाएंगी, इस मौसम का एक बड़ा खसूसी कीड़ा है गुलाबी सुंडी। हमारे बहुत काश्तकार इस सुंडी के साथ अनअवेयर होने की वजह से या इसको इजी लेने की वजह से अपनी फसल का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसका बरवक्त तदारुक क्या है सर, बरवक्त इलाज क्या है इसका आपकी कंपनी की जानिब से जो आप वो करते हैं अपने जो गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए सर हमारे इदारे ने बहुत ही एक लेटेस्ट जहर इस दफा लॉन्च किया हुआ है जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर बहुत कम लोगों के पास है। ये इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन से है, चाइना से है, इसको कुदरती तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या पूरा जो हमारे काश्तकारों की आसानी के लिए इसका पूरा? इस प्रोडक्ट का नाम है जी ट्राईऑक्सिम। ये 400 ml की पैक के ऊपर मौजूद होता है। ये गुलाबी सुंडी को बर्वक्त तदारुक करने के लिए एक बहुत जदीद फार्मूला है, ये बिल्कुल बहुत जदीद, और अमूमी तौर पे इसको कंट्रोल करने के लिए ट्राईएज़ोफास के नाम से दवाई इस्तेमाल होती है, और डेल्टा मैथ्रीन जमा ट्राईएज़ोफास भी एक दवाई है, वो भी गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो पिछले 15-20 सालों से इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल बदलती दुनिया के साथ हमने एक नया रिसर्च प्रोडक्ट लॉन्च किया है ट्राईऑक्सिम के नाम से। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इससे सुंडी को, गुलाबी सुंडी को कंट्रोल किया जा सकता है। न सिर्फ सुंडी बड़ी अच्छी कंट्रोल हो जाती है बल्कि इसका पौधे की सेहत के ऊपर भी बड़े अच्छे असरात आते हैं। पौधा मजीद सरसब्ज हो जाता है और पौधे के ऊपर कोई दबाव नहीं आता स्प्रे होने की वजह से, जैसे बार दबाव आ जाते हैं। शानदार। इसका इस्तेमाल तरीक़ाकार भी बहुत आसान और सादा है, कोई भी आम काश्तकार इसको आसानी से इस्तेमाल। इसका सोल्यूशन बनाने का कोई खास तरीका या वैसे ही नॉर्मल पानी हो? जी 400 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज है सर जी, ठीक और उसी तरह सिंपल इसको हमने अगर 1 एकड़ के अंदर 6 टैंकियों के साथ स्प्रे करना है तो 6 गिलास पानी के अंदर इसको डिल्यूट करके हल करके 1 गिलास 1 टैंकी में डाल के स्प्रे किया जा सकता है। और इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि ये इस वक्त गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने वाली जहरों में सबसे सस्ता जहर है। शानदार। जो हमारा मेन मसला है, हमारा माशी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये उसके लिए भी फायदेमंद है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं काश्तकार इसको आसानी से। बहुत सिंपल, जो एक आम गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने वाली ट्राइजोफास की बोतल है उसकी जितनी कीमत है उसमें ये 2 आ जाते हैं।
बिल्कुल सही। और काश्तकार के लिए माशी तौर पर भी तंगी नहीं है, इस्तेमाल के हवाले से भी आसान है, और क्वालिटी वाइज इतना जानदार है कि इससे गुलाबी सुंडी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत बर और वक्त क्वेश्चन किया और है। इसकी अवेलेबिलिटी क्या है सर हमारे वसेब के हवाले से? क्या ये जहाँ जहाँ पर कॉटन एरिया है वहाँ पर ये हर डीलर के पास आपसे आसानी से मिल जाते हैं, या कोई आपके ये मखसूस हमारा डीलर हो? एक डीलर नेटवर्क है वसेब में, हर अच्छी शहर की अच्छी मार्केट जो मेन मार्केट है वहाँ पे तो लाजमी हमारे डीलर, जैसे राजनपुर है या जामपुर में हमीद कुरैशी साहब हैं, बड़े प्रोमिनेंट डीलर हैं। हमारे एक रियाज भट्टी साहब पाकिस्तान जरूर सर्विस वाले हैं, उनके अच्छा। पास भी हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जामपुर एक बड़ी मार्केट है। इसी तरह मोहम्मदपुर हो गया, भागलपुर के अंदर हमारे बड़े अच्छे डीलर हैं यूनाइटेड सप्लाई सेंटर वाले, उनके पास भी अवेलेबल है। डीजी खान शहर में भी आबिद एंड ब्रदर के नाम से एक बड़ी अच्छी शॉप है, मल्टीनेशनल के साथ काम करते हैं। चौक पुरटा एक बड़ी मार्केट है फैक्ट्री की, जहाँ मुकम्मल रेंज जरिए भी आती है और हर अच्छी कंपनी की मैसर होती है। वहाँ हमारी दवाई भी अवेलेबल होती है, ना सिर्फ कॉटन की दवाइयाँ बल्कि शुगर केन, और इस वक्त राइस चल रहा है, राइस के ऊपर जो राइस को पत्ता लपेट सुंडी और तने की सुंडी का अटैक आता है, उसके लिए मनोमी हाइपो के नाम से एक दवाई है, और वो भी मार्केट में एक बड़े मुनासिब रेट के ऊपर हमारी वो 7 kg का बैग होता है, वो अवेलेबल है। बिल्कुल सही। और बासानी दस्तियाब है डीलर के पास, वो नाम लेकर, हमारी कंपनी का नाम लेकर वो बिल्कुल ले सकते अच्छा, ये मैं सर अपने सामीन को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हैं हमारे माहिर ज़रात, इंतहाई सीनियर तरीन हमारे दोस्त जो है महकमा ज़रात में बहुत माशाल्लाह 20 साल से तकरीबन यहाँ लोकल एरिया में सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, राना तारिक इकबाल साहब। इनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है, हम आपका नंबर राना साहब देना चाहेंगे अपने सामीन को, 0333 678 1415, 678 1415। किसी भी भाई को, हमारे सुनने वालों को, अगर कभी भी किसी क्रॉप के हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मशवरा चाहिए हो या सर्विसेज चाहिए हो, तो वो राना साहब से मशवरा ले सकता है। ये हमारी तरफ से एक फेवर है अपने सामीन को भी, और राना साहब की जानिब से भी अपने तमाम वसेब के लोगों को, कि अगर कोई भी काश्तकार अपनी किसी फसल की बीमारी के बारे में, किसी ऐसे उसके बारे में परेशान हो कि जिसके तदारुक के बारे में वो उसे पता ना चल रहा हो, महकमा ज़राअत तक उसकी एक्सेस ना हो कि मैं इसका इलाज किस तरह करूं, तो वो राना साहब को 0333 678 1415 पे रब्ता कर सकता है। राना साहब उसको इंतहाई मुफीद मशवरा और उसका इलाज भी बताएंगे। राना साहब, आप अपनी कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सा तारुफ करवा दें, हमें पता चले, हमारे सामीन को पता चले कि शुगर केन के साथ, राइस के साथ और कॉटन के साथ आपकी कंपनी कौन कौन सी अद्वियात फराहम करके इस वक्त इनकी पैदावार को भी बढ़ा रही हैं और इनमें मौजूद बीमारियों को भी ख़त्म कर रही हैं। जी, ये टॉपसन केमिकल के नाम से हमारा ज़रा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, और ये इम्पोर्टर भी हैं हम और फार्मूलेटर भी हैं। माशाल्लाह। दवाई को मंगवाते भी हैं और दवाई को पाकिस्तान में फार्मूलेट भी करते आपके जो हैं। टॉप और ब्रांड्स हैं उनका कोई जो कॉटन में यूज़ होते हैं और राइस में, इनके हवाले से? जी, दोबारा फरमाइएगा सर। मैंने कहा आपके जो टॉप ब्रांड्स हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे माशाल्लाह बहुत नाम किया है, और यहाँ से फसल के ये कंपनी पाकिस्तान में पैदा होने वाली हर किस्म की फसल, चाहे वो बागात हैं, सब्जियात हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स यानी कि जैसे कॉटन, राइस, वीट, शुगर केन, ये हैं, इनके ऊपर होने वाली हर किस्म की बीमारियों और कीड़ों और खुराक, ये तीनों सहूलियात हम मुहैया करते हैं। कि इनमें अगर खुदा न खास्ता कोई भी पाकिस्तान में जड़ी बूटी पैदा होती है किसी फसल में, उसको कुछ कीड़ा लगता है, कोई बीमारी लगती है, और उनको कंट्रोल करने के लिए जो ज़रूरियात चाहिए लेटेस्ट रेसिपी के साथ वो हम मुहैया करते हैं। और उसके साथ फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो आजकल के दौर में काश्तकार के लिए एक ब्लेसिंग की सूरत इख्तियार कर गए हैं। कि इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर बहुत महंगी हो चुकी हैं, ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, इनका रिजल्ट और एफिकेसी भी काफ़ी बेहतर होती है। तो ये भी हम पाकिस्तान में हर किस्म की लिक्विड फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर खुद हैं, बनाते भी खुद हैं, और इसको हम सेल भी करते हैं। इसके इस हवाले से हमारे अरबी साइड में, जैसे अरबी साइड हम कहते हैं जड़ी बूटी मार जहर, जो हमने एक लेटेस्ट रेसिपी पिछले साल लॉन्च की थी, पिछले साल बल्कि 2020 में, टॉप प्लांटर्स के नाम से, बिल्कुल ठीक, जो गंदुम में पैदा होने वाली हर किस्म की जड़ी बूटी
वरना हर जड़ी बूटी के लिए अलग अलग पहले स्प्रे होते थे, काश्तकार का खर्चा भी डबल होता था, मेहनत भी ज्यादा होती थी। बिल्कुल अब ये एक ही स्प्रे है जिससे गंदम में पैदा होने वाली हर किस्म की जड़ी बूटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। शानदार, बहुत शानदार मैं सर। इसी तरह जिक्र जी जी जरूर करना चाहूंगा कि हमारी एक और चावल में, जो चावल बड़ी मेन फसल है, उसमें पैदा होने वाली जड़ी बूटी के लिए लेटेस्ट जहर हमने इस साल लॉन्च किया है, गैरी के नाम से। बिल्कुल वो सर। भी चावल की फसल में जो किसी भी किस्म की जड़ी बूटी अगर पैदा हो तो उसके लिए सिंगल स्प्रे, एक ही दफा और एक ही स्प्रे करने से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। शानदार। इसी तरह में मेजर फसल जो पाकिस्तान की है, जो रीढ़ की हड्डी साबित होती है, कॉटन। बिल्कुल कॉटन के अंदर जो जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, उसके लिए भी हमने काइफॉस के नाम से एक बहुत ही नया फार्मूला लॉन्च किया है 2 साल पहले, बिल्कुल जो अमूमी कंपनियां सेल नहीं करती। हम्म, इन बात को जिक्र करने का मकसद ये है कि कन्वेंशनल स्प्रे जिनको हम कहते हैं, जो माजी में 10 साल 20 साल पहले से चल रहे हैं, उनके साथ साथ हमने नई रेसिपीज, नए फार्मूले लॉन्च किए हैं ताकि फार्मर को एक अच्छा रिजल्ट मिले। और नई फार्मूले का आप सब एक मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा, जी जी एडवांटेज जो है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको आम तौर पे इंडस्ट्री डिस्कस नहीं करती, वो है एनवायरमेंटल इफेक्ट उसका। यानी कि जब कुछ जहर स्प्रे होता है तो उसका आपके एनवायरमेंट पे एक असर जरूर होता है, बिल्कुल नेगेटिव असर होता है। आपकी हवा पोल्यूटेड होती है, उसके अंदर जराद रह जाते हैं और उसके बहुत ज्यादा इंसान की स्किन और जानवरों की स्किन और उनके अंदर बीमारियां भी पैदा होती हैं, सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत दफ़ा देखा गया स्प्रे करने वाले अफराद को सांस की बीमारियां हो जाती हैं, साथ में जो लोग रहते हैं उनके लिए मुश्किल का बायस बनती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल अगर सही। कोई ऐसा यहाँ पर शुरू हो जाए कि जो इन्वायरमेंट के हवाले से फ्रेंडली हो, स्प्रे वगैरह और ये फर्टिलाइज़र, तो ये बहुत शानदार एक इसको हम इनिशिएटिव है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के नाम से हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो हैं जिनका इंसानी सेहत और एनवायरनमेंट, यानी आपके माहौल के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। वो कीड़े के लिए तो मौसर होगी दवाई, वो बीमारी के लिए भी मौसर होगी, लेकिन वो आपके सेहत और आपके एनवायरनमेंट, यानी आपके दाएं बाएं माहौल और आबो हवा के लिए और इवन पानी के लिए भी बिल्कुल इतनी ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगी, जिससे आपकी जमीनें या जमीन के नीचे वाला पानी या जहां आप सांस ले रहे हैं वो हवा पोल्यूटेड हो जाए। और आपको पता है इस पोल्यूशन की वजह से जब हमारे दिसंबर जनवरी का महीना लगता है और एक फॉग की वजह स्मोक का माहौल बन जाता है, उसके अंदर धुएं के साथ इस चीज का भी एक बड़ा मेजर रोल होता है। और आने वाले वक्त में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जरूरत पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरह के हम ज़रियत में भी, ये तो हमने आपको वीडीसाइड का जिक्र किया, यानी जड़ी बूटी मार रहा है। इसी तरह हम पेस्टिसाइड वो हैं जो कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल सही। कॉटन के ऊपर हमने 2-3 बहुत शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इस साल, जिनका रस चूसने वाले कीड़ों और कुतरने वाली सुंडियों के ऊपर बड़ा बहुत मौसर कंट्रोल हुआ। और बहुत सारे हमारे डीलर इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो इसको अपने फार्मर्स को इस्तेमाल करा रहे हैं। इसमें एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया जो बड़ा अच्छा नाम है, कॉमन नाम है, जिन के नाम से। जिन के नाम सबसे पहले जिन, क्या 70 ग्राम की एक पूरी है और ये कमाल की पूरी है। उसने मार्केट में इस वक्त एक अच्छा खासा इनकलाब बर्पा किया हुआ है। शानदार, बिल्कुल शानदार। इसी तरह शुगर केन क्योंकि एक एनुअल क्रॉप है, पूरा साल चलती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल तो नहीं होते और मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन चंद होते ज़्यादा है। बिल्कुल जड़ी बूटी बड़ी सख्त जान होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एमाट्रीन, एट्राजीन, एक फुल विल के नाम से ब्रांड हम लॉन्च किया हुआ है। बिल्कुल तो इसकी जड़ी बूटी की कंट्रोल, जड़ी बूटी का इसलिए बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये 40 से लेकर 50% तक किसी भी फसल की पैदावारी सलाहियत को नुकसान मुतासिर करती है। बिल्कुल, इसकी वजह से पैदावार कम हो जाती है। बिल्कुल सही। हाँ, हमारे यहाँ चूँकि हमारा काश्तकार जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के हवाले से अमूमी तौर पर संजीदा नहीं रहा, अब आके इसका कुछ ट्रेंड बन रहा है, इसलिए हम इसका बार बार जिक्र करते हैं टेक्निकल लोग। ये वो चीज़ है जो मुफ्त में 40-50%, यानी कि अगर आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो 40% वो खा जाएगी, अगर आप पेस्टिसाइड का असर 40% कम कर देगी, क्योंकि जिस फसल में जड़ी बूटी होगी, जब आप स्प्रे मारते हैं, कीड़ा है वो उसके अंदर जाके छुप जाता है। जब वो छुप जाता है वो मरता नहीं और पेस्टिसाइड का असर कम हो जाता है। इसी तरह फर्टिलाइजर अगर आप यूज करेंगे, यानी आपने 100 दाने डाले तो 40 दाने अगर आपकी जड़ी बूटी खा गई तो आपके पौधे को क्या मुयसर होगा। इसलिए
कीड़े से भी मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम चीज़ है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी सारी बातें इंतहाई मुफीद थी हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे वसेब के काश्तकारों के लिए। आपने बड़ी मालूमात फ़राहम की, बड़ी कीमती मालूमात थी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सोनो FM 96 को टाइम देने के लिए। और आपका नंबर एक दफ़ा दोबारा दोहराएंगे, 0333 678 1415। किसी भी फसल के हवाले से कोई मुश्किल दरपेश हो तो आप राना साहब से इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। राना साहब आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।